कल्पना कीजिए, आप 10 साल तक एक भीषण युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद अगले 7 साल एक अनजान द्वीप पर कैद रहते हैं। जब आप आजाद होते हैं तो समुद्र की लहरें आपका सब कुछ छीन लेती है, आपके साथी, आपका जहाज और आपके कपड़े भी। आप मौत के करीब हैं। तभी आपको एक ऐसा राज्य मिलता है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम द ओडिसी के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज ओडिसियस फेशिया के उस रहस्यमयी महल में कदम रखेगा जहां के राजा देवताओं के मित्र हैं। क्या ओडिसियस को यहां पहचान मिलेगी या उसे एक जासूस समझकर बंदी बना लिया जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। ओडिसियस फेशिया की राजधानी के बाहर खड़ा था। वो डरा हुआ था। तभी ज्ञान की देवी एथेना एक छोटी बच्ची का रूप धरकर उसके सामने आती है। ओडिसियस उनसे महल का रास्ता पूछता है। मुसाफिर, मेरे पीछे आओ। पर याद रहे, यहां के लोग अजनबियों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हें एक जादुई धुंध से ढक रही हूं ताकि कोई तुम्हें देख न सके। एथेना उसे एक गुप्त सलाह देती है, सीधे रानी अरेते के पास जाना। फेशिया में राजा से ज्यादा रानी के फैसले का सम्मान होता है। ओडिसियस उस जादुई कोहरे में लिपटा हुआ शहर के बीच से गुजरता है। वो विशाल जहाजों और चौड़ी सड़कों को देखता है, पर उसे कोई देख नहीं पाता। जैसे ही ओडिसियस महल के द्वार पर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये किसी इंसान का घर नहीं, बल्कि देवताओं का निवास लग रहा था। सोने चांदी के पहरेदार, महल के गेट पर सोने और चांदी के बने कुत्ते थे, जिन्हें देवताओं के लोहार हेफेस्टस ने बनाया था। वे कभी मरते नहीं थे और हमेशा महल की रक्षा करते थे। दीवारों की चमक, दीवारें कांसे की थी और उन पर नीले रंग की बेहतरीन नक्काशी थी। चारों तरफ मशालें जल रही थी, जो रात को भी दिन जैसा उजाला कर देती थी। अनंत बाग, महल के बाहर एक ऐसा बगीचा था जहां कभी पतझड़ नहीं आता। जब एक फल पकता था तो दूसरा फूल खिल रहा होता था। वहां की हवा हमेशा खुशबू से भरी रहती थी। ओडिसियस हॉल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां राजा अल्किनस अपने दरबारियों के साथ मदिरा पान कर रहे थे। तभी अचानक एथेना का जादू खत्म होता है और ओडिसियस सबके सामने प्रकट हो जाता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। ओडिसियस दौड़कर रानी अरेते के चरणों में गिर पड़ता है। वो कहता है, हे रानी, मैं कष्टों का मारा एक राही हूं। मुझे मेरे घर इथाका पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसके बाद वो परंपरा के अनुसार राख में बैठ जाता है, जो उसकी बेबसी का प्रतीक था। राजा अल्किनस उसे सम्मान के साथ उठाते हैं और उसे अपने सबसे प्रिय पुत्र की जगह बिठाते हैं। उसे भोजन कराया जाता है, लेकिन रानी अरेते की आंखें कुछ और ही देख रही थी। जब सब चले गए तो रानी ने एक तीखा सवाल किया, अजनबी, तुम कहते हो कि तुम भटक कर आए हो, तो फिर तुम्हारे बदन पर ये कपड़े मेरे घर के क्यों हैं? दरअसल वे कपड़े राजकुमारी नासिका ने उसे दिए थे। ओडिसियस ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया। उसने अपनी पहचान छुपाए रखी, लेकिन अपनी पूरी यात्रा का दुख सुनाया। उसने कैलिप्सो के द्वीप पर बिताए 7 साल और समुद्र में आए तूफान का वर्णन किया। उसने राजकुमारी नासिका की प्रशंसा की और राजा को बताया कि उसी ने उसकी जान बचाई है। राजा अल्किनस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम जैसे वीर को तो मेरा दामाद होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कल मेरे सबसे तेज जहाज तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। अध्याय 7 का अंत ओडिसियस की एक सुकून भरी नींद के साथ होता है। 10 सालों के युद्ध और 7 सालों की कैद के बाद उसे पहली बार एक ऐसी जगह मिली जहां उसे सम्मान और सुरक्षा महसूस हुई। लेकिन क्या ओडिसियस सच में घर पहुंच पाएगा, या समुद्र का देवता पोसिडोन फिर से कोई रुकावट डालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, फेशिया के लोग
उसे कौन सा उपहार देंगे, ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ओडिसियस की इस महान यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे इतना ध्यान से सुना उसके लिए हृदय से धन्यवाद।